हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की मिनी रत्न, महारत्न तथा हमारी नवरत्न कंपनियों के बारे में। जो लोग कल का वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। तो आज का जो चैप्टर है हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी एक तरह से जुड़ा हुआ है और भारत की वरीयता को भी दर्शाता है। चलिए बात करेंगे कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सार्क। क्या? सार्क। सार्क का मतलब ये नहीं है कि जो सार्क मछली होती है। सार्क एक हमारा वैश्विक संगठन है जो साउथ एशियन कंट्रियों के बीच में किया गया है। टोटल 8 कंट्रियां हैं। इसमें वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसका फायदा क्या है और इसमें भारत की वरीयता क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जो सार्क है हमारा, सार्क का अगर हम लोग हिंदी में नाम देखना चाहें तो वह है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इस चैप्टर का नाम है और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई। 8 दिसंबर 1985 में ढाका में की गई। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल हमारे 8 कंट्रियां हैं जो भारत की पड़ोसी ही हैं। अगर आप लोग भारत की पड़ोसी कंट्रियों के बारे में बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होता है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान और साथ ही बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इतनी कंट्रियां इसके तहत आती हैं। तो इन्हीं सब के बीच में आपसी सौहार्द बनाए रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्क की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 में की गई थी। ठीक, चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके पॉइंट लिखेंगे, चीजें क्लियर होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया ये चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इकोनॉमिक्स में भी यहां से क्वेश्चन आता है, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। सार्क की स्थापना, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किया गया, कितना कार्य किया या कितने सम्मेलन हुए, सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। चलिए, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985। कब? 8 दिसंबर 1985 में। और स्थान कौन सा था? स्थान है हमारा ढाका। ठीक, ये चीज याद रखेंगे, ये कई बार पूछ चुका है कि सार्क की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी। तो 8 दिसंबर 1985 में यह ढाका में की गई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए स्थान भी देख लिया हम लोग, आगे बढ़ेंगे। इसका सचिवालय कहां है? इसका सचिवालय है काठमांडू। काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की। इसका सचिवालय काठमांडू में है जो नेपाल की राजधानी है। ठीक, और ये बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखेंगे, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं कि यह क्या है। क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था है। ये क्या है? क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था। क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था, इसमें हम लोग बात करेंगे अब कि कितनी कंट्रियां हैं, सदस्य देश कितने हैं इसके, और लेटेस्ट में कौन सा देश इसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया। तो इसमें कुल 8 कंट्रियां हैं, जिसमें सबसे लास्ट में जो कंट्री जोड़ी गई वह अफगानिस्तान है, 2007 में जोड़ी गई थी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ओरल रूप में कई बार यहां पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या? सदस्य देश, इसके सदस्य देश।
अगर हम लोग सदस्य देश के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक, कुल 8 हैं। चलिए देखते हैं कि वो 8 कौन कौन से हैं। ठीक, 8 का नाम हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कौन सा, भारत, इंडिया, नेपाल, भूटान, भारत, नेपाल, भूटान। इधर आ जाते हैं हम लोग पाकिस्तान, और उसके बाद अगर हम लोग देखें श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश और साथ ही अफगानिस्तान है। तो भारत की इतनी तो पड़ोसी कंट्रियां हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, इतनी ही है पड़ोसी कंट्रियां। ठीक है, तो इसमें यह न्यूज आप लोग जरूर लिख लेंगे कि जो लेटेस्ट तौर पर जोड़ा गया है वह है हमारा अफगानिस्तान। और यह कब जुड़ा था, 2007 में। पूछ लेता है कि सार्क संगठन में सबसे अंतिम में कौन सा देश जोड़ा गया था, तो वह अफगानिस्तान है। कब जोड़ा गया था, 2007 में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए, तो इसके सदस्य देश हो गए, स्थापना हो गई, इसका स्थान हो गया, सचिवालय हो गया, और यह किस टाइप की संस्था है, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था है। ये चीज हम लोगों ने बेसिक तौर पर देख लिया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका केंद्र कहां है, या फिर सबसे पहले उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि सार्क को स्थापित करने का मेन मोटिव क्या था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों इसे स्थापित किया गया। और उद्देश्य के तहत ही अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे सही तरीके से पर डे का, तो ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि इससे हमें फायदे क्या क्या हुए और नुकसान क्या हुआ। प्रेजेंट टाइम में यह बहुत सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जब 2016 में उरी का अटैक हुआ था तो इसका एक जो होता है सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में करने की योजना बनाई जा रही थी, जो आई थिंक 19वां सम्मेलन था, और वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनाने की योजना की जा रही थी। कब, 2016 में। लेकिन उसी समय इंडिया में आप सबको पता है उरी का अटैक होता है, तो भारत ने इससे बहिष्कार कर दिया था, तो वो योजना नहीं लागू की गई थी, एक तरह से वह सम्मेलन ही नहीं हुआ था। ठीक, अभी कोरोना काल में अगर आप लोग देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने सार्क कंट्रियों को बुलाया था और पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन किया गया, और उसमें कोरोना फंड नाम का एक फंड स्थापित किया गया था, जिसमें भारत ने 10 या 100 अमेरिकी मिलियन डॉलर उसमें भारत ने सपोर्ट भी किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, 10 मिलियन था। उद्देश्य देखेंगे कि सार्क के स्थापित करने का उद्देश्य, सार्क के प्रमुख उद्देश्य, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। क्या, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। कल्याण को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का आशय है, ये सारी कंट्रियां जो भारत की पड़ोसी हैं, साथ ही बहुत सारी कंट्रियां आती हैं दक्षिण एशिया में, लेकिन यहां पर भारत को बड़े भाई की दर्जा प्रदान किया गया है। बड़े भाई का दर्जा प्राप्त है भारत को, जितनी कंट्रियां इसमें हैं उनके माध्यम से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को
बढ़ावा देना। समझने वाली कोई चीज नहीं है, यह एक संगठन है, संगठन के बारे में जानना कंपलसरी लगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, चीजें आप लोग नोट करते रहिए, क्वेश्चन यहां से खुद से बनाकर सॉल्व करेंगे। चलिए, एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या? एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये क्या है? प्रमुख उद्देश्य है कि जितनी कंट्रियां हैं हमारी, जो इसमें शामिल है, कुल 8 कंट्रियां, इनमें से जो भी लोग रहते हैं, इनमें उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हम लोग देखेंगे क्या है। दूसरा उद्देश्य है इसका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ठीक, ये है सार्क का प्रमुख उद्देश्य। ये चीज याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहां से कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? तो जो इसकी सदस्य कंट्रियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो 8 कंट्रियों में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही हम लोग लिखेंगे, जिससे कि इसके डिफिनेशन भी सही तरीके से आप लोगों को मिल जाए लिखने के लिए। सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। क्या? सामूहिक आत्मनिर्भरता को, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अब ये पॉइंट बात करने लायक है। आप सब जानते हैं कि भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई जा रही है सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना कहा गया है, आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि सेल्फ डिफेंस, मतलब कि अपने आप पर डिपेंड हो जाओ, जिस चीज की जरूरत है उसका खुद ही प्रोडक्शन करो और उसका यूज करो, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुल 8 कंट्रियां हैं। देखिए, ऐसे समझेंगे, कुल 8 कंट्रियां हैं। मान लीजिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक, 8 कंट्रियां हैं, तो एक, जैसे इंडिया को किसी चीज की जरूरत है तो वह नेपाल से ले ले, नेपाल को किसी जरूरत है भूटान से ले, या वो श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ऐसा करके, मतलब कि आपस में आत्मनिर्भरता बनाए रखना। किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। ठीक, तो यही बात इसमें कही गई है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। चलिए, साथ ही मजबूती प्रदान करना। ठीक, जो हमारी सामूहिक आत्मनिर्भरता है इसे मजबूत करना, मतलब मजबूती प्रदान करना, स्ट्रांगनेस बनाए रखना हमेशा आत्मनिर्भरता के मामले में। तो ये थे सार्क के प्रमुख उद्देश्य। चलिए बात करेंगे कि इसके केंद्र क्या क्या है, या फिर ये जो उद्देश्य है इसमें सहायता कौन, इस उद्देश्य के माध्यम से यह किन किन की सहायता करता है। ठीक, ये चीज हम लोग लिखेंगे पहले। आइए यही लिख लेते हैं, यह सहयोग किसे प्रदान करेगा। तो सहयोग यह प्रदान करेगा मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। क्या? मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को यह क्या करेगा? सहयोग प्रदान करेगा। यहां से क्या होती है, अगर आप लोग देखेंगे तो पर्यटन वगैरह से जो टूरिज्म वगैरह होता है,
या ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत ज्यादा इनकम होती है उस स्पेशल कंट्री के लिए जहां पर यह किया जाता है। तो इन सब में सहयोग प्रदान करना सार्क का क्या है, महत्व है। ठीक, चलिए ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, इसमें भी हम क्या करेगा, सहयोग करेगा। ठीक, साथ ही पर्यावरण, किसके लिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए भी क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। और उसके आगे अगर हम लोग बढ़े, प्राकृतिक आपदा, क्या, प्राकृतिक आपदा जिसे हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब की वजह से अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस समय, मान लीजिए कि हम लोग इंडिया से हैं, ठीक, मान क्या लेंगे, हम लोग हैं ही, हम लोग इंडिया से हैं, और साथ ही भूटान में, बांग्लादेश में, नेपाल में कहीं पर भी अगर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उन सब में सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। किसके माध्यम से, सार्क के मुख्य उद्देश्य के माध्यम से, कि अगर वहां पर कोई प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं तो हमसे जितना हो सके हम वहां पर राहत कार्य में साथ दे सके। ठीक, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, प्राकृतिक आपदा। साथ ही बायोलॉजिकल, ये भी आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजिकल, इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन देखिए भारत अपने पड़ोसी देशों को बराबर सप्लाई भी कर रहा है। ठीक, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, इसे क्या करना, इसमें भी सहयोग प्रदान करना जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए, चाहे भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इनमें से कोई भी कंट्री अगर है तो उसके आर्थिक व्यापार एवं वित्त को बढ़ावा देना एक दूसरे का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सहयोग किया जाता है, वह है संस्कृति, कि आप किसी भी कंट्री की संस्कृति की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के संस्कृति की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकेगा आप उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये था इसका कि यह किस किस चीजों में सहयोग प्रदान करेगा, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है सार्क बनाए जाने का। तो अगर ये आप लोग पढ़ रहे होंगे तो इसमें से समझ रहे होंगे कि जो उद्देश्य बनाया गया था एक्चुअल में और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा कि वास्तव में हो क्या रहा है, जिस चीज के लिए बनाया गया वहां फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जानना है कि किस वजह से यह बनाई गई, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछता है। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं इसके क्षेत्रीय केंद्रों के बारे में, इसके केंद्र कहां कहां स्थापित किए गए हैं और किस विभाग से रिलेटेड है। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सर फुल एनर्जी में नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मौसम चेंज हुआ है, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि चीजें हैं वही चीजें, बताने का जो एक्सप्रेशन होता है ना, अगर बोलने वाला इंसान खुद ही फुल एनर्जी में बोलता है, मुझे भी पता है, तो स्टूडेंट्स का पढ़ने में सही तरीके से मन लगता है। आज क्या कि मेरी आवाज भी थोड़ी धीमी हो रही है, गले में खराश है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कि ये चैप्टर सही तरीके से समझा दूं, क्योंकि इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें बस याद करनी है। चलिए, क्षेत्रीय केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, देखिए ये जो वीडियो है ना, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि अर्थशास्त्र के ही प्लेलिस्ट में, अर्थात इकोनॉमिक्स के ही प्लेलिस्ट में डाल दूं, वरना अगर देखेंगे तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अगर वो प्लेलिस्ट बना देंगे तो उससे आप लोगों को भी प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो जितनी भी क्षेत्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में बताकर सारे वीडियोज में उसी प्लेलिस्ट में
डाल दूंगा। चलिए कोशिश करूंगा कि उसी तरह से मैं काम करूं, ठीक, परेशान नहीं होंगे। जो लोग नए हो समझ लें कि हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है ये, जिसमें हम लोग 40 लेक्चर देख चुके हैं। इसके पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 72 लेक्चर देखा है, इंडियन जियोग्राफी में भी देखा, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी देखा। तो चीजें आपकी जीएस की अगर देखें, पूरे जीएस की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे जीएस में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की या फिर वनडे एग्जाम की, तो वनडे एग्जाम के लिए तो एनफ हो चुका है पूरी तरीके से। और अगर हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए भी एनफ हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी एनफ हो चुका है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो ज्यादा लेंदी नहीं है दोनों में भी, ठीक है। साथ ही इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर नोट्स प्रिपेयर करिए। मेरा मोटिव होता है नोट्स बनवाना, लेक्चर सब देते हैं, ठीक है। चीजें कैसे आप लोगों को अपने नोट्स में रखनी है जो आपकी समझ में आए, वो चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये बात की बात है, मैं आप लोगों से बोल देता हूं, क्योंकि काफी सारे नए स्टूडेंट होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। वीडियो देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, वीडियो को यूज कैसे करना है, इसे अपने आप में फॉलो कैसे करना है। वीडियो देख के आप आगे बढ़ गए कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रेजेंट टाइम में तो चीजें याद होगी, बाद में सब भूल जाएगा। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाया करिए, इसीलिए मैं चीजें लिखता हूं, वरना मैं भी सब लोगों की तरह खड़े होकर लेक्चर देके जा सकता था, ठीक है। चलिए बात करूंगा, इसका जो पहला क्षेत्रीय केंद्र है वहां कहां है, ढाका बांग्लादेश में। कृषि केंद्र, सार्क कृषि केंद्र, सार्क कृषि केंद्र, और यह कहां पर है, ढाका। ढाका कहां की राजधानी है, बांग्लादेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को, यहां से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। दूसरा, सार्क ऊर्जा केंद्र, सार्क ऊर्जा केंद्र, ये कहां पर है, तो पहला तो ढाका में है, दूसरा इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में। इस्लामाबाद, अगर आप लोगों को पड़ोसी कंट्री की राजधानी या कैपिटल नहीं याद है तो यहां से याद करवाने वाला हूं मैं, ठीक। बहुत छोटी चीज है, इसे याद रखा करिए आप लोग। छोटे एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि अफगानिस्तान की राजधानी कहां है, पाकिस्तान की राजधानी कहां है, ठीक है। चलिए, जरूरी नहीं कि आप जो सब्जेक्ट जो चैप्टर पढ़ रहे हो वही फायदा होने वाला है। आपको हर सब्जेक्ट की चीजें कहीं ना कहीं से मिलती रहती हैं, समझना आपको है कि इसका यूज हमें कहां करना है। सार्क कृषि केंद्र, सार्क ऊर्जा केंद्र। अब आगे बढ़ेंगे तो सार्क सांस्कृतिक केंद्र, सार्क सांस्कृतिक केंद्र, ये केंद्र अर्थात सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। यह कहां है, कोलंबो। कोलंबो कहां की राजधानी है, आप लोग बताइए। कोलंबो, और एक राजधानी और है इस कंट्री की, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, वो कहां की है, श्रीलंका की है, श्रीलंका की है। तो श्रीलंका में इसका सांस्कृतिक केंद्र है। ढाका अर्थात बांग्लादेश में कृषि केंद्र है। ऊर्जा केंद्र इसका इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर भारत में नहीं है क्या कुछ, भारत में भी आएगा, परेशान मत होइए। तो चौथा देखेंगे कि सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र, सार्क टीबी और एड्स केंद्र, ये कहां पर है, तो यह है काठमांडू में। काठमांडू कहां की राजधानी है, काठमांडू कहां की राजधानी है, बोलिए आप लोग। नेपाल की राजधानी है। कहां की, नेपाल की राजधानी है, ठीक। चलिए अब बात करेंगे भारत की, कि भारत में इसका कौन सा केंद्र है। तो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, यह कहां पर है, तो यह नई दिल्ली में है। अगर आप लोगों को यह भी नहीं पता कि नई दिल्ली कहां की राजधानी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नई दिल्ली भारत,
या फिर अपना प्यारा इंडिया। तो ये इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, याद रखेंगे आप लोग, मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं ये चीज। जो इसका कृषि केंद्र है वह ढाका बांग्लादेश में है, ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में, सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका, टीबी और एड्स केंद्र काठमांडू नेपाल, आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली। अगर आप लोगों को ये सारा याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये याद कर लीजिए कि भारत में इसका कौन सा कार्यालय है या कौन सा केंद्र है। मैं बोलूंगा 5 ही हैं, 4 से 5 बार पढ़ेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी, याद सारे करने चाहिए आपको, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसके सम्मेलन। सारे सम्मेलन नहीं देखेंगे, पहला सम्मेलन देखेंगे कहाँ हुआ है और अंतिम कहाँ हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसीलिए मैं जब सारी चीजें लिख चुका हूं इस पर बोर्ड पर तो मैं साइड हो जाता हूं, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। अब बात करेंगे इसके सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन मतलब इसकी बैठकें कितनी बार हो चुकी हैं, कहां हुई हैं, ठीक। तो पहला 1985 ढाका बांग्लादेश, पहला हुआ 1985 में, 1985 में हुआ और कहां पर, ढाका। ढाका कहां की राजधानी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बांग्लादेश की। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अब बात करेंगे कि 18वां ये है हमारा कौन सा, पहला, फर्स्ट, ठीक। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वह है काठमांडू में हुआ था 2014 में, 2014 काठमांडू में किया गया। काठमांडू कहां की राजधानी है, नेपाल की। और ये किस नंबर का था, तो यह 18 नंबर का था। कौन सा, 18वां था, ठीक है। सॉरी। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, 19वां कब और कहां, 2016 में इस्लामाबाद अर्थात पाकिस्तान में, लेकिन यह निरस्त कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख लेंगे, निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने का मेन रीजन क्या था, कर दिया गया क्योंकि उसी समय हमारे इंडिया में उरी अटैक हुआ था, इस वजह से भारत ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। तो जब भारत ही नहीं था तो यह संगठन पूरी तरह से सम्मेलन होना औचित्यपूर्ण नहीं था, तो इस वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2-4, वो हम लोग देख लेंगे। क्या है, जनवरी 2019 में काठमांडू में किया गया। कब, जनवरी 2019 में काठमांडू में इसका सम्मेलन किया गया था। और इसकी थीम पूछ सकता है क्या, देखिए जनवरी 2019 में एक सम्मेलन हुआ काठमांडू में और इसकी थीम क्या रखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है ये बात, ठीक, जो एग्जाम चल रहा है आप लोगों का। वेविंग द वेव, वेविंग द वेव, ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक। सॉरी, रखी गई थी 2019 में। अब बात करेंगे कि क्या 2020 में भी इसका सम्मेलन हुआ क्या, तो जी हां, मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि वो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग थी। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्क कंट्री के जितने भी सदस्य थे उन सबको आमंत्रित किया था कि आप लोग आइए, आपस में बात करते हैं, कोरोना के बारे में कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके माध्यम से फंड की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, कोरोना से रिलेटेड है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे,
भारत में 15 मार्च, कब? 15 मार्च 2020, 15 मार्च 2020 में क्या किया गया था? कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए, कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए क्या किया गया था? मोदी जी के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर क्या किया गया था? सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिखेंगे। क्या? इनके प्रस्ताव पर अब लिखेंगे कि क्या किया गया। वह किया गया था सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई, फंड की स्थापना की गई। देखिए, अगर किसी के भी बीच में जो फंड की स्थापना होती है, फंड बनाया जाता है, तो इसलिए होता है कि हम और आप प्रेजेंट में तो इसमें कुछ इन्वेस्ट करते रहेंगे, कल को हम और आप किसी में से अगर इसकी जरूरत अचानक से पड़ती है तो उनकी सहायता कर दी जाएगी। तो इन्हीं हमारी 8 कंट्रियों के बीच में जो सार्क कंट्रियां हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई। अब बात करेंगे कि इस फंड में किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो उसी टाइम पर भारत ने सहयोग किया 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। कितना? भारत ने इसमें इन्वेस्ट भी किया। कितना किया था? सॉरी, 10 मिलियन, 10 मिलियन यूएसए डॉलर।